नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हिंदी शिक्षण शास्त्र की हमारी आज जो है वो अंतिम कक्षा जो है रहेगी है और इसके अंतर्गत हम दो टॉपिक आपके कवर करने वाले हैं। हालांकि आपके टॉपिक जो है वो दे रखा है उपचारात्मक शिक्षण, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण से पूर्व जो है अनिवार्य शर्त के रूप में देखिए निदानात्मक परीक्षण आपको करना होगा। निदानात्मक परीक्षण होगा उसके बाद ही जो है आपके उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो इससे पूर्व हमने उपलब्धि परीक्षण के बारे में टॉपिक 10 में पढ़ लिया था। तो उपलब्धि परीक्षण जैसे ही हुआ उसके बाद होता है आपके निदानात्मक परीक्षण और उसके बाद आपके होगा उपचारात्मक शिक्षण। तो अगर बात करें निदानात्मक परीक्षण की तो अलग से टॉपिक नहीं है हिंदी की शिक्षण वीडियो के अंतर्गत, लेकिन यहाँ से 15 प्रश्न अब तक रीट परीक्षा में पूछे गए हैं और उपचारात्मक शिक्षण जो है यहाँ से आपके 20 प्रश्न पूछे गए हैं। आज की इस क्लास में हम इन 35 प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे और हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है थ्योरी का कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है और कौन सा पार्ट जो है आप स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ, जो कि आपके मनोविज्ञान और अन्य सभी विषय की शिक्षण वीडियो के अंतर्गत भी आपके काम आ जाएगी। तो देखिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखिए आप हिंदी शिक्षण विद्या जो हमने पढ़ी है तो कई सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर थ्योरी तो हमने पढ़ ली, लेकिन जो है हम अब देना चाहते हैं टेस्ट, यानी हमने क्या कितना ग्रहण किया है उसको हम एक रिवीजन के रूप में देखना चाहते हैं। तो स्टडी विद रीट टॉपर्स जो है आपके रीट पात्रता परीक्षा के लिए PYQ प्लस MCQ जो है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी कंप्लीट जो आपके RTET 2011 से लगाकर थर्ड ग्रेड 2022 तक जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मुख्य विशेषता यहाँ पर क्या है, टॉपिक वाइज है। क्या है आपके टॉपिक वाइज? तो जैसे कि हम नेक्स्ट क्लास जो अपलोड करेंगे तो संस्कृत या गणित की शिक्षण वीडियो की जो भी क्लास आपकी आएगी उसके साथ साथ हम हिंदी शिक्षण विद्या जो हमने पढ़ ली है उसमें पहला टॉपिक है जैसे अपने भाषा शिक्षण की विद्या। इस तरह से हम 12 ही टॉपिक जो हैं उसमें चाहे लेवल 1 के प्रश्न हो, लेवल 2 के हो, भाषा 1 के हो, भाषा 2 के हो, यानी हिंदी विषय में जो भी प्रश्न आपके अब तक पूछे गए हैं उनको टॉपिक वाइज लेकर आएंगे और एक क्लास में एक टॉपिक आपका क्लियर करवाएंगे, चाहे वो क्लास कितनी भी बड़ी हो, 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, आधे घंटे की हो। ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी शिक्षण वीडियो के अंतर्गत पहले टॉपिक में 72 क्वेश्चन जो है अब तक पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को हम एक ही क्लास में करने का प्रयास करेंगे और क्लास 1 जो है हम आपके लिए लेकर आएंगे। इस क्लास पर आपका कितना रेस्पॉन्स रहता है, आपको सीखने समझने, प्रश्नों की प्रकृति कैसी है वो जानने और संभावित प्रश्न कैसे बन सकते हैं, ये सब विश्लेषण इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा आपका तो निश्चित तौर पर हम सभी विषय के टॉपिक वाइज जो है आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। मैंने देखा है कि यूट्यूब पर 15-20 क्वेश्चन इधर उधर से ला के हर कोई पढ़ा रहा है, उससे जो है आपका ज्ञान जो है एक संगठित रूप में ग्रहण नहीं होगा, उससे आपका समय वेस्ट होता है। एक तो आप लाइव क्लास जो है वो बिल्कुल अटेंड ना करें। मैंने यहाँ पर लाइव का लोगो इसीलिए दिया है कि लाइव जो है आपको अटेंड नहीं करनी है। लाइव क्लासेस में क्या होता है, आपका काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। 15-20 क्वेश्चन करने के चक्कर में आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। हमने तो ये सारे मैटर जो है स्टडी विद रीट टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर भी निःशुल्क उपलब्ध करवा रखा है टेस्ट फॉर्मेट में, क्योंकि ये आज 72 प्रश्न जो है यही कह सकते हैं 72 क्वेश्चन जो है वो आप अगर ऐप पर करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर 10 मिनट में आप आराम से ये कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं समय की बचत होती है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि हम आपको पता है बिल्कुल आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे और सटीक एक रणनीति के साथ फटाफट जो है यहाँ पर सीरीज का नाम भी रखा है हमने बुलेट सीरीज, क्योंकि बुलेट जिस स्पीड से चलती है उसी स्पीड से जो है आपके यहाँ पर क्लास चलने वाली है, ताकि एक रिवीजन भी हो जाए, प्रश्नों की प्रकृति भी आपको पता चल जाए और एक शानदार लगे आपको क्लास। निश्चित तौर पर अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप कमेंट में जो है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये हम जल्दी शुरुआत करने वाले हैं 1 या 2 दिन में। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं अब हिंदी शिक्षण शास्त्र की निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण। इसमें उपलब्धि परीक्षण हमने टॉपिक 10 के अंतर्गत पढ़ लिया था और उसके उद्देश्य के बारे में भी हमने पढ़ा था कि उसका उद्देश्य था कि बालक यानी कमजोर बालक का पता लगाना। ठीक है। अब यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण जो हम पढ़ेंगे उसका उद्देश्य है कमजोरी यानी कमी का पता लगाना। यहाँ पर देखिए कमजोरी या कमी का पता लगाना, जबकि हमने उपलब्धि परीक्षण में क्या देखा था, कमजोर बालक का पता लगाना और जो कमजोर बालक हैं उसकी कमजोरी का पता लगाना, वो विषय वस्तु के किस क्षेत्र में कमजोर है इसका पता लगाना। ये सारा कार्य आपके निदानात्मक परीक्षण में होता है। और उसके बाद आपके आएगा उपचारात्मक शिक्षण, जहाँ पर क्या होगा उस कमी को दूर करवाने के लिए शिक्षण किया जाएगा, टीचिंग की जाएगी। मतलब यह एक प्रकार से क्या है, यहाँ पर सुधार होगा। प्रश्न कैसा पूछा गया है वो भी हम बात करेंगे। तो उद्देश्यों का अंतर, यानी कि रीट 2015 लेवल 1 में पूछा गया था कि उपलब्धि परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण में मुख्य अंतर है। तो मुख्य अंतर किसका है, उद्देश्यों का अंतर है।
क्योंकि दोनों के उद्देश्य क्या हैं, अलग अलग हैं और अलग अलग उद्देश्यों से लिए जाते हैं। उपलब्धि परीक्षण में क्या और कितना सीखा इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है, जबकि निदानात्मक परीक्षण में बालक विषय वस्तु के किस क्षेत्र में कमजोर है, उसके अधिगम में क्या कठिनाई है, उसके कारणों का पता लगाया जाता है और विषय वस्तु के कमजोर क्षेत्र का पता लगाया जाता है। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण में भी उद्देश्य का अंतर है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है, उस कमी को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है, यानी कि सुधार किया जाता है। ये दोनों जो है आपके उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण दोनों टेस्ट है, यहाँ पर क्या की जाती है, जांच की जाती है। लेकिन आपके उपचारात्मक क्या है, शिक्षण है, टीचिंग है, यहाँ पर क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है, जो भी कमी है उसका सुधार किया जाता है। निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, एक एक करके हम देखेंगे कि निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में क्या अंतर है और किस प्रकार से इसको पढ़ना चाहिए। तो निदानात्मक परीक्षण, सबसे पहले निदान को जो है वो अंग्रेजी अनुवाद है इसका डायग्नोसिस, और जब आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले आपके जांच की जाती है, वही जांच ये आपके निदान है। यहाँ पर क्या किया जाता है, कारणों का पता लगाया जाता है। जैसे आप बीमार हैं तो आपके शरीर में किस तत्व की कमी है उसका पता लगाया जाता है। ये शैक्षिक क्षेत्र में अगर किया जाता है तो इसी को निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। परिभाषा जो है इसकी महत्वपूर्ण परिभाषा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। योकम व सिम्पसन की एक परिभाषा है कि निदानात्मक परीक्षण वह साधन है जो शैक्षिक वैज्ञानिकों द्वारा, मतलब यानी कि टीचर वगैरह जो होते हैं शैक्षिक वैज्ञानिक, उनके द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए, विद्यार्थियों की कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किया जाता है। यानी कारणों का पता लगाना, कारणों को व्यक्त करना, यही आपके मेन उद्देश्य रहेगा। किसका मेन जो उद्देश्य रहेगा, निदानात्मक परीक्षण का। दूसरी परिभाषा है आपके सोनेल की, जो कि रीट 2017 लेवल 2 में पूछी भी गई है कि भाषा में निदानात्मक परीक्षण, क्योंकि हम भाषा पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा, इसलिए यहाँ पर जो है ये परिभाषा पूछी गई है। भाषा संबंधित शब्दावली का प्रयोग किया गया था इस परिभाषा में, इस वजह से आपके रीट में भी ये परिभाषा जो है भाषा की शिक्षण विधियों के अंतर्गत पूछी गई है। तो भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता यानी खोजकर्ता, जो कि आपके कौन होगा, अनुसंधानकर्ता आपके हैं शिक्षक। शिक्षक जो है क्या कर रहा है, अनुसंधान करता है, और अनुसंधान करता है छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है, छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है। शिक्षक जो है छात्र के भाषा संबंधी दोषों को खोजता है, मतलब उनके कमियों का, कारणों का, समस्याओं का, इन सब के कारणों का पता लगाया जाता है। जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते, जो बालक सामान्य प्रगति कर पाते हैं उनका पता लगता है हमें उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से कि कौन सामान्य प्रगति कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। अगर बालक जो है सामान्य प्रगति कर पा रहा है तो उसके लिए जो है निदानात्मक परीक्षण नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें कुछ कमी है तो उसके लिए निदानात्मक परीक्षण अवश्य होगा। अगली परिभाषा है बायती की। ये परिभाषाएं किसी भी विषय की समग्र उपलब्धि, ये परीक्षाएं जो हैं किसी भी विषय की समग्र उपलब्धि पर विचार नहीं करती हैं, बल्कि उस विषय के विशिष्ट, देखिए उस विषय के विशिष्ट उपविभागों की उपलब्धि बताती हैं, जिससे छात्र की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। छात्र की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए उस विषय के विशिष्ट उपभाग, ये आप ध्यान रखिएगा, विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र या विषय के विशिष्ट उपभाग में क्या उपलब्धि है और उस उपलब्धि में क्या होगा, आगे छात्र की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। इस प्रकार उपलब्धि परीक्षा किसी भी विषय का समग्र मूल्यांकन करती है, जबकि निदानात्मक परीक्षा जो होती है वो क्या करती है, मूल्यांकन का विश्लेषण करती है। ये तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं निदानात्मक परीक्षण की। अब हम आगे देखेंगे निदानात्मक परीक्षण की क्या आवश्यकता है और इसके क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है छात्रों की कमी का पता लगाना। यह आपके थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 हिंदी विषय के अंतर्गत पूछा गया है, यानी छात्र की कमी का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। दूसरा प्रश्न आपके थर्ड ग्रेड लेवल 2 हिंदी में पूछा गया है, छात्र की कमजोरी का पता लगाना, मतलब निदानात्मक परीक्षाएं क्यों ली जाती हैं, तो छात्र की कमी का पता लगाने के लिए। छात्र की कमजोरी का पता लगाने के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है, तो निदानात्मक परीक्षा ली जाती है। विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र में कमजोरी का पता लगाना भी हो सकता है, आपके अधिगम संबंधी कठिनाई या कमी, अधिगम संबंधी समस्या का पता लगाने के लिए भी। तो कुल मिलाकर निदानात्मक परीक्षण में ये सारी चीजें जो होती हैं उसमें देखिए आप अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान भी निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से ही होगी, जो कि आपके थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 1 में पूछा गया है। अब देखिए 3 प्रश्न यहाँ से थर्ड ग्रेड में पूछे गए लेटेस्ट, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। गणित शिक्षण में यानी कि रीट 2022 लेवल 1 शिफ्ट 1 गणित में पूछा गया था कि गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कौन सा परीक्षण लिया जाता है, तो आपके वहाँ पर ऑप्शंस उपचारात्मक शिक्षण नहीं था, उपचारात्मक शिक्षण वह वहाँ पर नहीं था, वरना उपचारात्मक शिक्षण आपके आंसर होता। अब मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा।
100% यहाँ से अगर प्रश्न फंसता है तो आप जो है वो सही कर पाएंगे। यहाँ पर कि सुधार करना जो प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना या कमियों को सुधारना, ये आपके होता तो है उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर कैसे देना है, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था उसमें उपचारात्मक शिक्षण नहीं था, इसलिए जो है आपके निदानात्मक परीक्षण जो है सही आंसर था। मैं 3 प्रकार से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ऑप्शंस में 3 देखने को मिले, जैसे उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, तो आपको क्या करना है, उपचारात्मक शिक्षण करना है। अगर आपको ऑप्शंस में उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण देखने को मिले तो आपको निदानात्मक परीक्षण करना है। और अगर केवल आपको सिंगल देखने को मिले जिसमें उपचारात्मक शिक्षण सिंगल है या फिर आपके उपलब्धि परीक्षण है या फिर आपको निदानात्मक परीक्षण है, तो वो आपको करना ही है, क्योंकि तीनों का उद्देश्य क्या है, सुधार करना। लेकिन मुख्य उद्देश्य किसका है, अपने उपचारात्मक शिक्षण का। और अगर उपचारात्मक शिक्षण नहीं है तो आपको करना है निदानात्मक परीक्षण, अगर ये भी नहीं है तो आपको करना है उपलब्धि परीक्षण। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 7 से 8 प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर एक बार सुधार में उपलब्धि परीक्षण किया गया है, एक बार निदानात्मक परीक्षण किया गया है, एक बार उपचारात्मक शिक्षण किया गया है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर उपचारात्मक शिक्षण है तो वो आपको वो करना है, अगर उपचारात्मक शिक्षण नहीं होगा इसीलिए आपके निदानात्मक परीक्षण किया गया होगा, और निदानात्मक परीक्षण नहीं होगा तो आपके उपलब्धि परीक्षण किया गया होगा। मतलब आंसर जो है इस प्रकार से दिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये बारीक चीज़ें जो आपको कोई भी यहाँ पर बताता नहीं है। देखिए अब है अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना, यानी कि अध्ययन पद्धतियाँ जो है शिक्षण पद्धतियाँ, उसमें आपको क्या करना है, दिशा निर्देश करना है। इसके लिए भी निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का क्या करना, वर्गीकरण करना। कठिनाई स्तर के आधार पर, ये ध्यान रखिएगा, कठिनाई का क्या स्तर है। जैसे क्या 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको संधि में समस्या आ रही है, जिसमें स्वर संधि में समस्या आ रही है, तो उन बच्चों को अलग करेंगे। फिर जिसको व्यंजन संधि में समस्या आ रही है उनको अलग करेंगे। उनको मतलब कठिनाई स्तर के आधार पर क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, ताकि आगे जाकर उनका क्या किया जा सके, उपचारात्मक शिक्षण किया जा सके। तीसरा है विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना। ये देखिए, विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना। उपलब्धि का पता लगाना होता तो आपके उपलब्धि परीक्षण होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, कमी का पता लगाना, तो ये आपके क्या हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण, जो कि आपके रीट 2022 लेवल 2 में ये तीनों जो है लाइन आप देख सकते हैं कि वहाँ पर विशेषताओं के रूप में पूछी गई हैं। गणित की विशेष शाखा में कमजोरी का पता लगाना। घूम फिर कर बात वही है, कमी का पता लगाना, कमजोरी का पता लगाना, ये आपके रीट में पूछा गया प्रश्न है। बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए, देखिए फिर से ये प्रश्न है रीट 2021 लेवल 2 में कि गणितीय त्रुटियां जो हैं, कमियां जो हैं, समस्याएं, उनका पता लगाने के लिए, कमजोरी का पता लगाने के लिए ये प्रश्न जो है आपके निश्चित तौर पर आज की क्लास से आपको रीट परीक्षा में 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे आगे जाकर, और वो आप सभी सही करके आएंगे। अब और प्रश्न आप देखिए कि गणित शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण जो है किस प्रकार से किया जाए। तो कक्षा के अंदर तथा बाहर प्रश्न करना, यानी कि कक्षा के अंदर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों को, कक्षा के बाहर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको उस कमी का पता लगाने के लिए प्रश्नों का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरा है मौखिक कार्य। आप मौखिक रूप से वार्तालाप करके या मौखिक कोई जैसे स्वर वाचन दे दिया उनको, तो उससे क्या होगा, बालक जो है वो बोलेगा, उसकी लय, गति वगैरह, जहाँ भी उसके मात्रात्मक उच्चारण में जो भी समस्या आ रही है उस समस्या का आपको पता लगेगा। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण। अगर उनकी उत्तर पुस्तिका जो आपके उपलब्धि परीक्षण आपने लिया है उसमें आप उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगे तो भी आपको निदानात्मक परीक्षण का मतलब पता लगेगा कि कौन से कमी है और कौन कौन से कारण है इसके बारे में हमें पता लगेगा। तो रीट 2017 लेवल 1 में भी ये तीनों लाइन जो है हूबहू पूछी गई है। अगला आप देखेंगे शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण शिक्षण में सुधार के लिए किया जाता है, मतलब शिक्षण में इसका उपयोग किया जाता है, परामर्श और निर्देशन में भी इसका उपयोग होता है, और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में उपचारात्मक शिक्षण के लिए ये क्या है, आधार प्रदान करता है, यानी उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि आपके रीट 2015 लेवल 2 में पूछा गया है। अगला है आपके व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में, देखिए एक या अधिक क्षेत्रों में विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए, आगे या वापिस कमियों को व्यक्त करने के लिए, जो कि आपके रीट 2021 लेवल 2 साइकोलॉजी के अंदर पूछा गया है, मनोविज्ञान के अंतर्गत। अगला है निदान का महत्व नगण्य है। यदि आप निदानात्मक परीक्षण जो ले रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं, निदान कर रहे हैं, ये इसका महत्व नगण्य का अर्थ होता है न के बिना, न के समान, न के समान। न के समान क्यों है, क्योंकि अगर आप उस बच्चे का उस अनुसार उपचार नहीं कर रहे हैं तो आपके जो आपने निदान लिया है, आपने जो टेस्ट करवाए हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे एक बालक बीमार होता है, उसकी जांच करवाई, अब उस बालक की जांच करवाई और इलाज जो है उस जांच के अनुसार जिस तत्व की कमी है उसको दूर करने के लिए इलाज नहीं किया जाकर अगर दूसरे प्रकार से इलाज किया जा रहा है तो वह निश्चित तौर पर आपके लिए क्या है, वह लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। तो निदान का महत्व नगण्य है,
यदि उसके अनुसार निदान के अनुसार बच्चे का उपचार नहीं किया जाता है तो। यह आपके रीट 2021 लेवल 2 में पूछा गया। यहाँ पर बिल्कुल टेक्निकल वर्ड जो पूछे गए, लेकिन आपकी सामान्य समझ अगर है तो आप वहाँ पर प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब देखिए निदानात्मक परीक्षण की क्या विशेषताएं हैं। तो निदानात्मक परीक्षण जो होता है गुणात्मक अधिक होता है। ये क्या होता है? गुणात्मक अधिक होता है। ये मात्रात्मक की तुलना में गुणात्मक अधिक होता है। उपचारात्मक शिक्षण का आधार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपके लिए कि निदानात्मक परीक्षण जो है उपचारात्मक शिक्षण को क्या करता है? आधार प्रदान करता है। यानी कि पहले निदान होता है और उसके बाद आपके क्या होता है? उपचार होता है। अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, ये तो इसका मुख्य उद्देश्य ही है। सामान्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें सामान्यतः क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं निबंधात्मक की तुलना में। अंकों के स्थान पर गलतियों का महत्व है। यहाँ पर कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर विशेष महत्व है गलतियों का, कि छात्र कौन कौन सी कमियां कर रहे हैं और कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं और कहाँ उसके कमी रह रही है और किस कारण से जो है वो कमी रह रही है। दूसरा देखिए आप, निदानात्मक परीक्षण के कितने प्रकार हैं, मतलब जांच करनी है बालक की तो कितने प्रकार है। व्यक्तिगत प्रकार भी है और सामूहिक भी है। एक साथ सभी बच्चों को जैसे हासिल वाली जोड़ दी गई, या फिर एक व्यक्ति को या एक बच्चे को ही जोड़ दी गई, दोनों प्रकार से आप उसकी कमी का पता लगा सकते हैं। जांच जो है आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें बालक का व्यक्तिगत रूप से भी जांच कर सकते हैं और सामूहिक रूप से भी जांच कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप में मैंने आपको बताया कि जैसे बालक को गणित विषय में अगर कमजोरी है तो उस कमजोरी के कारणों का पता लगाने के लिए सभी बच्चों को भी एक साथ जोड़ दे सकते हैं। फिर उनकी जांच तो अलग अलग ही होगी। कहने का मतलब उनकी जो उत्तर पुस्तिका है उसका विश्लेषण तो अलग अलग होगा, लेकिन आप जो है इस परीक्षण का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसको व्यवहार में कैसे ला सकते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से एक छात्र को भी दे सकते हैं कि एक छात्र को दे दिया, केवल एक छात्र का परीक्षण कर रहे हैं तो वो आपके हो जाएगा व्यक्तिगत परीक्षण, और समूह में कई सारे छात्रों का कर रहे हैं तो आपके सामूहिक परीक्षण हो जाएगा। अगला आप देखेंगे निदान, शैक्षिक निदान की प्रक्रिया किस प्रकार से है। तो इसमें सबसे पहले कमजोर छात्र का चयन किया जाता है। अब कमजोर छात्र कौन होगा? जिसका पता हमने कहाँ लगाया है? जिसका पता लगाया है हमने किसके माध्यम से? जिसका पता उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से लगाए हैं। उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से पता लगाया, मतलब जिसका पता आपने कहाँ से लगाया है? उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से पता लगाया है कि यह बालक कमजोर है। उस कमजोर बाल छात्र का यहाँ पर क्या किया जाएगा? सबसे पहले चयन किया जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन किया जाएगा कि उसके विषय वस्तु के किस क्षेत्र में उसकी विषय वस्तु के किसी विशिष्ट क्षेत्र में, जैसे कि आप मान सकते हैं व्याकरण है या रेखा गणित है, जैसे आप मान सकते हैं कि व्याकरण है। अब व्याकरण में उस बालक को समस्या हो रही है तो यहाँ पर विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का आप चयन कर रहे हैं। उसके बाद परीक्षण में आप क्या करेंगे? आगे विशिष्ट क्षेत्र में कठिनाई के स्तर का अन्वेषण करेंगे कि कठिनाई का स्तर किस प्रकार से है। जैसे उनको व्याकरण के अंतर्गत सामान्य वर्णमाला में समस्या है या आगे जाकर संधि वगैरह में समस्या है, और उसका चयन करने के बाद में अंत में आपके स्थलों का विश्लेषण होगा, यानी कठिनाई का स्थल कौन सा है। जैसे कि आपके स्वर संधि के अंतर्गत भी आपके गुण संधि में समस्या है, या यूँ कह सकते हैं अयदि संधि में समस्या है, कि किस प्रकार की या किस जगह समस्या है। उस समस्या के जो कठिनाई स्थल है उसके विश्लेषण किया जाएगा कि आखिर समस्या क्या आ रही है, बच्चा किस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार से आपके शैक्षिक निदान की प्रक्रिया होगी। अब हम इंपॉर्टेंट से देखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि सामान्यतः आपको किसी भी बुक में ऐसी शानदार जानकारी देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं कोई रीड के लिए आपको शिक्षण वीडियो की बुक सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि 4 या 5 बुक से हम आपके लिए सार गर्भित रूप में ऑथेंटिक कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं, उसमें काफ़ी समय लगता है। तो आपका काम ये है कि सीधा आपको क्लास देखना है, नोट्स बनाने हैं, और टेस्ट हमने ऐप पर फ्री दे रखे हैं, तो आपको मतलब आपकी तरफ से कोई एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। सब एफर्ट जो है आपके हम लगा रहे हैं, और निश्चित तौर पर हमसे जुड़े सारे साथी जो हैं 100% शिक्षण वीडियो में अच्छे अंक लेकर आएंगे। प्रश्न तो यहाँ से सीधे 100% पूछे जाएंगे, लेकिन आप जितना ग्रहण करेंगे उस प्रकार से आपके अंक जो है परीक्षा में आने वाले हैं। देखिए वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षण। अब हम भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भाषा में वाचन से संबंधित निदानात्मक परीक्षण कौन कौन से हैं और क्या जांच की जाती है। तो वाचन यानी बोलने संबंधित आपके जो है वाचन पढ़ने के अर्थ में भी लिया जाता है और बोलने के अर्थ में भी लिया जाता है। अगर आप स्वस्वर वाचन करते हैं तो वो आपके बोलने के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, उच्चारण कौशल के अंतर्गत। और अगर आप मौन वाचन करते हैं तो आपके पठन के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर किस चीज़ की जांच की जाएगी? सबसे पहले तो यांत्रिक यथार्थता, दूसरा आपके प्रवाह या गति, तीसरा है आपकी अभिव्यक्ति, और चौथा है आपके समझने की क्षमता। इनके बारे में जांच की जाएगी। अब हम देखेंगे कि वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा जो है उसके परिणामों में डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके रीट 2021 लेवल 1 में पूछा गया था कि वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किनके प्रयत्न जो है वो महत्वपूर्ण है। तो किनके प्रयत्न महत्वपूर्ण है? डॉक्टर प्रेसी के। डॉक्टर प्रेसी ने जो है वाचन के संबंध में निदानात्मक परीक्षण बनाए थे, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले जांच करते हैं यांत्रिक यथार्थता की। इसके अंतर्गत क्या होता है? वाचन की निदानात्मक परीक्षा में
यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड परीक्षा, कौन सी परीक्षा? बेलार्ड परीक्षा। और उसमें 158 सामान्य शब्द है। कितने सामान्य शब्द हैं? 158 सामान्य शब्द हैं, जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। कितना समय निर्धारित है? 1 मिनट का समय निर्धारित है। आपके रीट 2021 में पूछा गया था कि वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड परीक्षा में जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट निर्धारित किया गया है में कितने सामान्य शब्द शामिल हैं? तो कितने सामान्य शब्द शामिल हैं? 158 सामान्य शब्द जो हैं आपके शामिल हैं। 158 ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, 158। नेक्स्ट है, इसमें क्या विशेषता है इस परीक्षण की ओर? तो इसमें किसी भी शब्द पर 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकना है। अगर आप 5 सेकंड से ज़्यादा रुकते हैं तो आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। 1 मिनट के बाद आपको रुकना अनिवार्य है, क्योंकि 1 मिनट में आप कितने शब्दों को पढ़ते हैं उतना तो मिलेंगे आपको अंक। जैसे 1 मिनट में आपने 100 शब्द पढ़ लिए, कितने शब्द पढ़ लिए? 100 शब्द, तो इसके तो आपको मिल गए 100 अंक। कितने अंक मिल गए? 100 अंक। अब इसमें देखिए कि आपने गलतियाँ कहाँ की है, किस मतलब कितने में आप रुके हैं या गलतियाँ की है, तो वो आपके हो जाएंगे नेगेटिव मार्किंग। यानी कि 10 आपने क्या कर दिए, इसमें गलत कर दिए। अब इसमें से 10 जो है आपके गलत हो गए, तो ये 10 इसमें से घटा दिए जाएंगे, तो आपके कुल कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 10 बराबर 90। निष्कर्ष, इसमें क्या निष्कर्ष निकला था कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के अधिक अंक आए थे। इस परीक्षण को करने के बाद देखा गया कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के अधिक अंक आए। इसका मतलब लड़कों की वाचन में अशुद्धता थी और लड़कियों के वाचन में क्या थी? शुद्धता थी। अगला, प्रवाह या गति की जांच। तो इसके लिए एक परीक्षण बना था, बर्ट परीक्षण, और इसमें कितने शब्द हैं? 200 शब्द हैं। अब क्योंकि पिछली बार बेलार्ड का पूछ लिया था, इस बार बर्ट का पूछा जा सकता है। तो बर्ट परीक्षण में कितने शब्द हैं? 200 शब्द हैं। अधिकांश 3 अक्षर वाले शब्द हैं और कुछ 2 अक्षर वाले शब्द हैं। 200 शब्दों में मान सकते हैं, जैसे माना कि 150 शब्द जो हैं वो आपके 3-3 अक्षर वाले हैं शब्द हैं, और 50 शब्द जो होंगे वो 2-2 अक्षर वाले होंगे। तो मतलब अधिकांश शब्द जो है वो 3 अक्षर वाले हैं। अगला है आपके अभिव्यक्ति की जांच होगी, और इस अभिव्यक्ति की जांच के लिए आपकी क्या है? स्वस्वर वाचन वगैरह होगा। और समझने की क्षमता, इसमें आपकी क्या होगा? मौन वाचन करवा के समझने की क्षमता की जांच की जाएगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट और अंतिम आपके हैं शैक्षणिक निदान की विधियां। शैक्षणिक निदान की कौन कौन सी विधियां हैं? तो रीट 2021 लेवल 2 अलवर में जो पेपर पुनः आयोजित हुआ था उसके बारे में, मतलब उसमें शैक्षणिक निदान के बारे में विधियां पूछी गई थी। तो पहली विधि है निरीक्षण, यानी देखकर निरीक्षण यानी जांच पड़ताल। दूसरी आपके संचित अभिलेख, और तीसरी आपके उपचारात्मक विधि। मतलब शैक्षणिक निदान के लिए इन तीनों विधियों का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त सभी वहाँ पर सही आंसर था कि आप निरीक्षण विधि का भी उपयोग करते हैं निदान के लिए, संचित अभिलेख का भी उपयोग करते हैं, उपचारात्मक विधि का भी उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे परीक्षण की विधियाँ, जो कि आपके रीट 2015 लेवल 2 में पूछी गई हैं। अध्यापक निर्मित परीक्षण और मानकीकृत परीक्षण। परीक्षण के कितने प्रकार पूछे गए थे आपके? तो 2 प्रकार। परीक्षण विधि के, निदानात्मक परीक्षण विधि के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। पहला आपके अध्यापक निर्मित है और दूसरा है आपके मानकीकृत। अध्यापक निर्मित को कहते हैं अप्रमापीकृत और मानकीकृत को कहते हैं प्रमापीकृत। इसके अंतर्गत भी पुनः अगर देखा जाए तो मानकीकृत जो स्टैंडर्ड जो होता है आपके स्टैंडर्ड, उस टेस्ट के 2 प्रकार हैं। पहला आपके हैं, मतलब 2 फेमस जो है टेस्ट हैं। पहला है आपके गणित विषय में, जिसका नाम है कंपास डायग्नोसिस टेस्ट इन अर्थमेटिक, और दूसरा टेस्ट है आपके भाषा में, जो कि है प्रेसिका वाचन परीक्षण, और एक है आयोवा साइलेंट रीडिंग टेस्ट। अब चूंकि ये साइलेंट रीडिंग टेस्ट है, इसलिए यहाँ पर मौन वाचन का परीक्षण किया जाता है। डिटेल से हमने आपको यहाँ पर जो है बताने का प्रयास किया है, और यहाँ पर आपके निदानात्मक परीक्षण जो है वो समाप्त होता है, और अब जो है यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं है। अब हम बात करेंगे आगे उपचारात्मक शिक्षण को लेकर। मुख्यतः हमने निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत उसकी प्रकार, विशेषताएं और क्या कुछ उसके सिद्धांत वगैरह हैं, चरण वगैरह, उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब है आपके उपचारात्मक शिक्षण। सबसे पहले हुआ था उपलब्धि परीक्षण, उसके बाद हमने पढ़ा निदानात्मक परीक्षण। अब हम पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है? छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों, कमियों, त्रुटियों या समस्या, इन सभी को दूर करने के लिए शिक्षण करवाया जाता है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षण, तो भी आपके उपचारात्मक शिक्षण, कमियों को दूर करने के लिए, त्रुटियों को दूर करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए, तो आपके उपचारात्मक शिक्षण ही सही आंसर होगा, रिमीडियल टीचिंग। अब ये प्रश्न आपके रीट परीक्षा में अब तक 9 बार पूछा गया है। कितनी बार? 9 बार जो है वो पूछा गया है, जिसमें आप देखेंगे रीट 2022 लेवल 1 हिंदी, रीट 2022 लेवल 2 हिंदी, रीट 2022 लेवल 2 हिंदी, रीट 2017 लेवल 1 हिंदी, रीट 2015 लेवल 1 हिंदी, रीट 2017 लेवल 2 संस्कृत, रीट 2015 लेवल 1 संस्कृत, रीट 2015 लेवल 2 संस्कृत, और रीट लेवल 2 2012 संस्कृत।
ये देखिए 9 बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए, केवल यही चीज एक बार लिखा गया कमियों को दूर करने के लिए, एक बार त्रुटियों को दूर करने के लिए, एक बार समस्या को दूर करने के लिए और एक बार कठिनाइयों को दूर करने के लिए। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। अब है कि उपचार जो है, उपचार आखिर क्या है, तो उपचार आपके शिक्षा के क्षेत्र में उपचार शब्द चिकित्सा क्षेत्र से लिया गया है। ये शिक्षा के क्षेत्र में जो उपचार शब्द आया, उपचार का अर्थ देख सकते हैं हम इलाज। अब ये इलाज जो है आपके चिकित्सा क्षेत्र से आया है, चिकित्सा क्षेत्र से आया, इसीलिए इस उपचारात्मक शिक्षण को क्या कहते हैं, चिकित्सकीय शिक्षण या चिकित्सात्मक अध्यापन। शिक्षण और अध्यापन क्या है, ये दोनों सेम है। तो चिकित्सकीय अध्यापन और चिकित्सकीय शिक्षण कुछ भी कहा जा सकता है। रीट 2017 लेवल 1 में पूछा गया था और मुख्य बात यह है कि वहां पर देखिए चिकित्सकीय अध्यापन लिखा गया। तो अब अध्यापन का मतलब क्या होता है, शिक्षण, और शिक्षण आपके किस में, केवल उपचारात्मक शिक्षण में, बाकी तो आपके दोनों परीक्षण है। नेक्स्ट आप देखेंगे परिष्कारात्मक शिक्षण। परिष्कारात्मक शिक्षण यानी सुधारात्मक शिक्षण, बच्चे में निखार लाना, इसके लिए परीक्षा मतलब यूँ कह सकते हैं परिष्कारात्मक शिक्षण जो है किसका अन्य नाम है, तो उपचारात्मक शिक्षण का अन्य नाम है, जो कि आपके रीट 2021 लेवल 1 संस्कृत और रीट 2015 लेवल 1 संस्कृत के अंतर्गत पूछा गया है। अब पहले निदान होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उपचार होता है। यानी कि निदान, पहले निदानात्मक परीक्षण आवश्यक है और उसके बाद क्या है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। यानी आपके रीट में 4 बार प्रश्न पूछा गया था। रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट टू हिंदी में, रीट 2021 लेवल 2 विज्ञान में, रीट 2017 लेवल 2 विज्ञान में और रीट 2015 लेवल 2 विज्ञान में। यानी कि विज्ञान में 3 बार और 1 बार आपके हिंदी में पूछा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण से पूर्व आवश्यक शर्त क्या है, तो निदानात्मक परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण से पहले क्या लिया जाना आवश्यक है, तो निदानात्मक परीक्षण लिया जाना आवश्यक है। ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। और वैसे हमने बिल्कुल सिंपल सी चीज़ हमने कई बार इस पर चर्चा की है। अब है उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषाएं। उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषाओं में पहली और महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपके इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, गुलिन, मायर्स व ब्लेयर की, कि उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने और अच्छी आदतें नहीं होने पर दिया जाता है। मतलब व्यक्ति में जब बुरी आदतें होती हैं उसको छुड़वाने के लिए जो है आपके उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। अब वो बुरी आदत यहाँ पर शिक्षण के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वाचन संबंधी आपके कोई समस्या है, लिखने संबंधी समस्या है और किसी भी प्रकार की व्यवहार संबंधी कोई समस्या है तो बालक के वहाँ पर सुधार किया जाएगा उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत। योकम तथा सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य सभी प्रकार की अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने का मतलब क्या होगा, उन त्रुटियों को क्या करना है, दूर करना है। और इसके लिए आपके प्रभावशाली विधियों का विकास करना है। दूर करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना जो है, यही आपके उपचारात्मक शिक्षण है योकम तथा सिम्पसन के अनुसार। अब देखेंगे आप कि उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता किस बात पर निर्भर करती है। तो आप जो इलाज कर रहे हो ये सक्सेस कब होगा, जब उसकी समस्या के कारणों का सही पता लगेगा। इसलिए रीट 2021 लेवल 1 में पूछा गया प्रश्न है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। अगला आप देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत किन के लिए है। यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए, रीट 2012 लेवल 2, रीट 2021 लेवल 1 साइकोलॉजी और रीट 2021 लेवल 2 अलवर। अब ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं, देखिए किस प्रकार से, कि उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत किसको है, तो मंदबुद्धि छात्र को भी है, पिछड़े छात्र को भी है और सामान्य छात्र के लिए भी है। यानी कि रीट 2012 लेवल 2 में पूछा गया था, उपरोक्त सभी वहां पर सही आंसर था। नेक्स्ट पूछा गया था 21 में कि उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत किसके लिए है, तो वहां पर जो ऑप्शन दे रहे थे उसके अनुसार धीमे सीखने वाले, गति से सीखते हैं, ऐसे बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है। अगला है रीट 2021 अलवर वाले में पूछा गया था कि कक्षा स्तर अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले विद्यार्थियों के लिए, यानी जो बालक जो है कक्षा में पिछड़ रहे हैं उन बालकों के लिए जो है उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। यानी कि ये जो मैंने यहाँ पर बताया उन सभी बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। अब उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत या विशेषताएं कौन कौन सी है, तो देखेंगे आप, उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है, मतलब सामूहिक भी होता है। अगर समस्या सबकी सेम है और समस्या का समाधान करना है, अगर समान समस्या है तो जो है बालक मतलब अध्यापक द्वारा जो है उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है सामूहिक रूप से। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण अधिकांशतः क्या होता है, व्यक्तिगत अधिक होता है, क्योंकि बालक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और उनकी समस्या भी क्या होती है, अलग अलग समस्या होती हैं। इस वजह से सामान्यतः यह व्यक्तिगत रूप में लिया जाता है, मतलब एक एक छात्र का लिया जाता है, सामूहिक रूप से नहीं लिया जाता है सामान्यतः। बाकी तो लिया जा सकता है अगर समस्या सेम है तो। रीट 2022 लेवल 1 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। उपचारात्मक शिक्षण छात्र स्तर को देखकर किया जाता है, न कि कक्षा स्तर को। मतलब उपचारात्मक शिक्षण जो है छात्र के स्तर को देखकर किया जाता है, कक्षा के स्तर को देखकर नहीं। जैसे कि कोई कक्षा 8 का छात्र है, अगर उसको हासिल वाली जोड़ नहीं आ रही है तो भी आपको क्या करना है, सुधार करवाना है। क्योंकि अगर आप कक्षा स्तर को देखेंगे तो आपके मन में हीन भावना आएगी कि
कक्षा 8 में जो बालक आ चुका है, अब उसको क्या जोड़ बाकी सिखाएं, तो आप जो है वहाँ पर शिक्षण नहीं करवाए, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको उस छात्र के स्तर को देखना है कि उस छात्र का क्या लेवल है, उसके अनुसार ही आपको उपचारात्मक शिक्षण करवाना है। आवश्यकता पड़ने पर शिक्षण विधि में बदलाव भी करना है आपको। रीट 2012 लेवल 1 में प्रश्न पूछा गया था कि आप जो है उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत क्या आवश्यक नहीं है, तो वहाँ पर लिखा गया था कि शिक्षण विधियाँ जो है उसको स्थायी रखना। तो शिक्षण विधियों को स्थायी नहीं रखना है। अगर आवश्यकता पड़ रही है तो आवश्यकता पड़ने पर भी स्थायी रखना ये जरूरी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर आपको क्या करना है, शिक्षण विधियों में बदलाव करना है। जैसे कि हो सकता है पहले वाली जो आपने शिक्षण विधि आगमन विधि अपनी, कोई प्रकरण हो सकता है कि आगमन विधि से बालक को समझ में नहीं आ रहा है, तो आगमन निगमन दोनों विधियों को साथ में लेकर जो है समझाया जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर शिक्षण विधियों में बदलाव कर सकते हैं आप। विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, मतलब किसी भी गलती जो है बालक गलती करेगा उस गलती को इग्नोर भी नहीं करना है और उस बालक का उपहास भी नहीं करना है। मतलब उस बालक में क्या करना है, उत्साहवर्धन करना है, उसका जो भी कमी है उसका अभ्यास करवाना है, सहानुभूतिपूर्ण उसको जो है वो समस्या का समाधान करवाना है और उपचार से पूर्व निदान करना आवश्यक है। ये आपके रीट 2012 लेवल 1 में पूछा गया था और ये प्रश्न भी आपके रीट 2012 लेवल 1 में पूछा गया था। अब हम देखेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्यों किया जाता है, तो छात्रों का पिछड़ापन दूर करने के लिए, जो कि आपके रीट 2015 लेवल 2 हिंदी में पूछा गया है। अशुद्ध लेखन का उपचार करना, देखिए पिछड़ापन दूर करना, कमी दूर करना, कठिनाई दूर करना, अशुद्ध लेखन का उपचार करना मतलब इलाज करना, ये रीट 2012 लेवल 1 हिंदी में पूछा गया है। त्रुटि, कमी, कमजोरी, समस्या को दूर करना यानी सुधार करना, ये सभी जो है उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। मंद बुद्धि, औसत बुद्धि व प्रतिभाशाली किसी भी प्रकार के बालक को अगर समस्या आए तो उसका उपचार करना चाहिए। अब कोई बालक प्रतिभाशाली है, जैसे उसके गणित में 100 में से 95 अंक आ रहे हैं, अब वो प्रतिभाशाली है, लेकिन अब वहाँ पर आप जैसे कि उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो 5 नंबर के 5 नंबर तो करते होंगे, कोई बात नहीं, इतने तो करते ही हैं, नहीं, आपको उस प्रतिभाशाली बालक में भी जो समस्या आ रही है वो 5 अंक कहाँ कट रहे हैं, वो किस जगह समस्या आ रही है, उस समस्या का उपचार करना होगा। इसलिए प्रतिभाशाली बालक का भी उपचार करना पड़ेगा अगर उसको समस्या आ रही है तो। समायोजन को बढ़ावा देना, उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से क्या होता है, जैसे छात्र में कोई कमी होती है तो बालक कुसमायोजित होता है। जैसे बालक को गुणा नहीं आता है, अब गुणा नहीं आता है तो बालक क्या हो जाएगा, कुसमायोजित हो जाएगा। अब कुसमायोजित बालक को आपको क्या करना पड़ेगा, उपचारात्मक शिक्षण करना पड़ेगा। अब उपचारात्मक शिक्षण आप कर रहे हो तो उपचारात्मक शिक्षण करने के बाद बालक वापस क्या हो जाएगा, समायोजित हो जाएगा, यानी एडजस्टमेंट कर लेगा। उसमें आत्मविश्वास में क्या होगी, वृद्धि होगी, उसकी रुचि इंटरेस्ट में वृद्धि होगी। जैसे आप समस्या का समाधान करेंगे तो बालक में नई नई जो भी समस्या आएगी वो बालक आपके पास लेकर आएगा, वो उसको बालक को उस विषय को पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। अब है शैक्षिक निदान या शैक्षिक उपचार के 2 तरीके हैं। अब 2 तरीके कौन कौन से हैं, या तो आप क्या करो कि समस्या के कारणों को दूर करो, तो ये भी आपके उपचारात्मक शिक्षण होगा, या फिर उन कारणों को उत्पन्न ही नहीं होने देना जो समस्या को पुनः जन्म दे। मतलब उन कारणों को पुनः, मतलब बार बार बालक जो है समस्या आ रही है तो या तो जब भी समस्या आ रही है उस समय दूर करो, या फिर वो कारण जो बालक में समस्या पैदा कर रहे हैं उसी का सीधा समाधान कर दे, ताकि पुनः जो है वो समस्या का जन्म नहीं हो। ठीक है, शैक्षिक निदान के 2 तरीके हो गए। अब ये उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार कौन कौन से, तो व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। व्यक्तिगत यहाँ पर अधिक होगा, यहाँ पर व्यक्तिगत क्या होगा, अधिक, और सामूहिक रूप से कम होगा। क्यों, क्योंकि अधिकांश देखा जाता है कि छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, तो उसकी वजह से प्रत्येक बालक की जो है समस्याएं अलग अलग होती हैं और अलग अलग समस्याओं के लिए फिर व्यक्तिगत उसका इलाज करना ज़्यादा प्रभावी है। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, चिकित्सालय, वहाँ पर आपकी समस्या का समाधान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे सभी को बुखार आ रहा है तो सभी को एक जैसा जो है वो इलाज कर दे, नहीं, आपकी व्यक्तिगत समस्याएं उसके अंतर्गत पूरा विश्लेषण करने के बाद आपको व्यक्तिगत रूप से समाधान उपलब्ध करवाया जाता है। अगर समस्याएं और कारण सभी सेम है तो आप सामूहिक उपचार भी करवा सकते हैं। रीट 2022 लेवल 1 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब है उपचारात्मक शिक्षण के उपाय, किन किन उपाय के माध्यम से आप उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। छात्रों को छोटे छोटे समूह बनाकर शिक्षण करवाना, यानी कि बालकों के छोटे छोटे समूह बनवा दीजिए। तो अब छोटे छोटे समूह बनाकर शिक्षण करवाओगे तो आपको समस्या के सही कारणों का सही से पता चलेगा, और उस कारणों का पता चल गया उसके बाद आप जो है क्या करोगे, उस समस्या को समाधान करवाने में आपको सुविधा रहेगी। एक साथ आप कई सारे छात्र का समाधान करवाओगे तो आपको उपचारात्मक शिक्षण करने में समस्या आएगी। दूसरा है रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग, यानी कि जो शिक्षण विधियाँ आप उपचारात्मक शिक्षण के दौरान प्रयोग कर रहे हैं वो रोचक होनी चाहिए, ताकि बालक जो है वो यूँ कह सकते हैं उब ना पाए। अगर वो बालक उब जाता है तो वो पुनः उसके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन, यानी उपचारात्मक शिक्षण करने के लिए आप अतिरिक्त कक्षाओं का एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं। छात्र के स्तर के अनुसार शिक्षण करवाया जाना चाहिए उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण करवाना चाहिए, यानी कि उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी बालक को जो है दिखाई कम देता है तो उसको आगे की पंक्ति में बिठाना है।
और अगर उसको कम सुनाई देता है तो भी उसको आगे की पंक्ति में बिठाना है। अगर वो दृष्टिबाधित है बिल्कुल, तो उसको दृष्टिहीन है तो आप उसको ब्रेल लिपि का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है, दूसरा ये भी है कि व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि उसके सबकी समस्या अलग अलग है। जैसे किसी को गुणा नहीं आ रहा है, किसी को जोड़ नहीं आ रही है, किसी को बाकी नहीं आ रही है, तो उनकी समस्याओं को अलग अलग समाधान करने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही आपको शिक्षण करवाना होगा। अगला है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। अगर बालक अपने आप को हीन भावना से ग्रसित समझ रहा है तो उस बालक को क्या करना चाहिए, आपको सहानुभूतिपूर्ण उसको समझाना चाहिए और उसका उपचार किया जाना चाहिए। छात्रों का उत्साहवर्धन करना, उसको मोटिवेशन करना, आत्मविश्वास में वृद्धि करना और अधिक से अधिक अभ्यास के अवसर देना। अगर बालक जो है अधिक से अधिक अभ्यास के अवसर मिलेंगे तो उपचार उसका स्वतः होने लगेगा। गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दूर करने का उपचार आप कैसे करेंगे? गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दूर करने का उपचार आप कैसे करेंगे? थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 1 गणित में पूछा गया था। तो इसका आंसर है, गणित की शिक्षण विधियां जो भी आप यूज कर रहे हो, शिक्षण विधियों में आप क्या करेंगे, सुधार करेंगे। जैसे आप पहले व्याख्या विधि का या किसी ऐसी विधि का प्रयोग कर रहे हैं जो बालक के लिए क्या है, उबऊ है, या यूं कह सकते हैं एक बालक उसमें उब जाते हैं, नीरस शिक्षण हो रहा है, तो वहां पर आप खेल विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो शिक्षण विधियों में आप क्या करेंगे, सुधार करेंगे। रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता उपचार किस प्रकार से किया जाएगा? यानी कि बालक में रुचि का अभाव है और उसने प्रत्यक्ष अनुभव भी अभी तक नहीं लिए हैं, अनुपलब्धता यानी उसके पास प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, फिर आप उसका उपचार कैसे करेंगे? तो व्यक्तिगत ट्यूटोरियल के माध्यम से शिक्षण। 2022 लेवल 2 गणित में पूछा गया है। कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का क्या कारण है? तो पिछड़ेपन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस के अनुसार वहां पर क्या था, बालक में हीन भावना का होना। बालक में हीन भावना थी, उसकी वजह से बालक जो है वो शैक्षिक रूप से क्या हुआ था, पिछड़ गया था। रीड 2021 लेवल 1 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट आप देखेंगे, एक बालक अपने आप को जरूरत से ज्यादा असमर्थ समझ रहा है, हीन भावना से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? सहानुभूतिपूर्ण उसको समझाएंगे, उसकी भावना, उसकी हीन भावना को दूर करने का प्रयास करेंगे, उसे समर्थन देंगे, उसको असमर्थ महसूस जो हो रहा है उसको उसमें सुधार करेंगे। मतलब खुद को जो है आत्मविश्वास जब हो जाएगा तो ये असमर्थता स्वतः ही जो है वो मिट जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, बालक के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना है। रीड 2017 लेवल 2 में प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए 100% आपको पता है कि मैंने किस प्रकार से मेहनत करके यहाँ पर आपके लिए जो है पूरा कंटेंट तैयार किया, जहाँ पर देख सकते हैं आप हिंदी की शिक्षण विधियों का, संस्कृत की शिक्षण विधियाँ, विज्ञान, पर्यावरण, जहाँ जहाँ जो प्रश्न पूछे गए, गणित, साइकोलॉजी, वहाँ से प्रश्नों को उठाए हैं, समझाने का प्रयास किया है। अब यहाँ से कोई प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल आप गारंटी के साथ समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है क्लास लेकर आएंगे, लेकिन आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हिंदी शिक्षण वीडियो की जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, आप अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिएगा और अपने स्टेटस वगैरह पर भी आप ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिएगा, हमें समर्थन दे। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, निश्चित तौर पर हम एक साथ कई सारी विषय की शिक्षण विधियां जो है जरूर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।